हेलो एंड वेलकम टू वाइश IAS। माय नेम इज़ इशी। इस वीडियो से हम एक और नया लेक्चर शुरू करने वाले हैं क्लास 7 की हिस्ट्री NCERT का चैप्टर नंबर 3 द दिल्ली सुल्तान्स, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले वो वाली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमारे वाइस सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी की जो गाइडेंस है आगे क्या क्या करना है, कैसे करना है, आपको यहाँ से सब अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, अब इस चैप्टर की बात करते हैं। मैंने पिछले वाले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बता दी थी, लाइक राजपूत स्टेट के बारे में और चोलास के बारे में, गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मैंने सबके बारे में बता रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो देख के आइए, अदरवाइज़ ये मत देखना, समझ में नहीं आएगा। मैंने ये भी बताया था कि जो ये दिल्ली सल्तनत है उसकी नींव कहाँ से पड़ी, कैसे कैसे शुरुआत हुई। मैंने ये बताने की कोशिश करी थी कि 1191 एंड 1192 में मोहम्मद गोरी जो होता है वो अटैक करता है इंडिया को, मतलब इंडिया पे, एंड उसका सामना होता है पृथ्वीराज चौहान से। तो वो 1192 में वो बैटल हार जाते हैं, द बैटल ऑफ तराइन। ऐसे इस्टेब्लिशमेंट होती है स्लेव डायनेस्टी की। एंड ये तोमर्स एंड चौहान्स के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, बट मैं फिर से बता देती हूँ। जब तोमर्स भी एक राजपूत डायनेस्टी थी, बट ये तोमर्स को टॉपल कर दिया था चौहान्स ने। ठीक है, आप पिछला वाला वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। अभी देखते हैं कि जो दिल्ली है वो इम्पोर्टेंट एंड ट्रेडिंग सेंटर कैसे बना, एंड इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर कैसे बना। जो दिल्ली था ना, वहाँ पे नॉट था एट दैट टाइम का, जो दिल्ली हुआ करता था उस टाइम का, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये यहाँ पे ना बहुत सारे मर्चेंट रहा करते थे। मर्चेंट राजपूत का जो टाइम था तब से रहा करते थे। ये लोग आर्किटेक्चर वगैरह बनाया करते थे, एंड दे हैड द फाइनेस्ट आर्किटेक्चर अंडर राजपूत, जिसको राजपूत आर्किटेक्चर कहा जाता है। एंड बहुत सारे जैन रिलीजन के लोग रहा करते थे। जैन रिलीजन के लोगों में जैन मर्चेंट भी आया करते थे। उन लोगों ने भी टेम्पल्स एंड आर्किटेक्चर्स वगैरह बनवाए थे। एंड मर्चेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो मर्चेंट एंड किंग हुआ करते थे, उन्होंने अपने कॉइन्स को इशू करना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने अपने कॉइन्स बनाए, जिसको हम लोग दहीवाल के नाम से जानते हैं। की टर्म में याद रखना, कीवर्ड में आ सकता है। ठीक है, ऐसे करते करते दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ एंड फाउंडेशन पड़ी, नींव पड़ी दिल्ली सल्तनत की, एंड एक्सपेंडिशन होना शुरू हुआ, एक्सपेंशन यू कैन से। फिर जब वो सुल्तान्स आएंगे, दिल्ली सुल्तान्स, तो उन्होंने एक फोर्ट्स वगैरह बनाए, किला बनाया उन्होंने। उसी किले की बेसिस पे ये डेवलपमेंट हुआ सिटीज़ का। इन सब के हमको एविडेंसेस कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो तारीख और तवारीख एक टर्म यूज़ होता है, लाइक इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, ये सब चीज़ें जो थी वो हम आर्किटेक्चर वगैरह वो एंशिएंट इंडिया में थी। बट अभी यहाँ पे कहाँ से मिलता है, तारीख या फिर तवारीख से मिलता है। अब ये लिखता कौन था, तो जो किंग के जो एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, पोइट्स हुआ करते थे, कोटर हुआ करते थे, सेक्रेटरीज हुआ करते थे, वो लोग लिखते थे। अगर कभी क्वेश्चन किसी ने पूछा ना कि जो तारीख या फिर जो तवारीख है, क्या इसको हम लोग एज अ गुड सोर्स ऑफ हिस्ट्री मान सकते हैं क्या? नो, हम लोग इसको नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि ये जो राजा के चमचे ही जो लिख रहे हैं, अभी वो नेगेटिव चीज़ें नहीं लिखेंगे। ये जो भी पोइट, कोटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, सेक्रेटरीज हुआ करते थे, वो राजा के कोर्ट में ही बैठते थे, उनके पैलेस में ही बैठते थे। सो वो लोग, क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग लिखेंगे कुछ नेगेटिव चीज़ें राजा के बारे में? नहीं ना, तो फिर हम लोग इसको गुड सोर्स ऑफ हिस्ट्री कैसे मान सकते हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ दिल्ली मैंने बताया, कैसे ट्रेड कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट हुआ करता था। दिल्ली सुल्तान के बारे में बात करते हैं। जब मोहम्मद गोरी आया था ना, तो वो कुछ साल राज किया, उसके बाद उसने अपने गुलाम को छोड़ दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक नाम था उसका। सो 1206 से लेकर के 1210 तक उसने रूल किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रूल किया। अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो तारीख है ना, तारीख जिसको हम लोग डेट कहते हैं, वो इंडियन ओरिजिन वर्ड नहीं है, वो पर्शियन ओरिजिन वर्ड है। मतलब वो पर्शिया में ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, इंडियन ओरिजिन का नहीं है। एंड इस तारीख में हुआ क्या करता था कि जितने भी इवेंट कवर हो रहे हैं, जितने भी गवर्नेंस की चीज़ें हैं, जो भी सिस्टम था, जो भी जस्टिस का सिस्टम था, वो सब इसमें इंक्लूडेड हुआ करते थे। ठीक है, ये जो तारीख जो लोग लिखते थे वो लोग मेनली सिटीज़ में रहा करते थे। सो बेसिकली उन लोग का उधर का ही एजेंडा था कि ज़्यादा उसी फेज़ में लिखते थे वो लोग सिटीज़ के बारे में। उनको विलेजेस के बारे में उतना पता नहीं होता था। इट डजन कि उनको पता नहीं होता था, बट वो लोग रहेंगे सिटीज़ में, तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा विलेज से कम टच में रहते थे वो लोग। एंड बेसिकली देवर एडवाइज्ड रूलर्स। ठीक है, तो एक तवारीख है, फ़क्र मुदब्बिर करके एक है जिन्होंने तवारीख लिखी थी। वो कहते हैं कि जो किंग है ना, उसको नीड होती है सोल्जर की, मतलब वो सर्वाइव नहीं कर सकता बिना सोल्जर के। यहाँ पे मेंशन नहीं है PPT में, आपके बुक में एक छोटे से बॉक्स में मेंशन है। तो वो कहते हैं कि जो किंग रहता है ना, वो सोल्जर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर उसको एरिया को एक्सपैंड करना है तो उसके लिए चाहिए कौन? सोल्जर्स। सोल्जर्स क्यों आएंगे? सैलरी पे आएंगे। ठीक है, सैलरी कौन देगा? राजा। कैसे देगा? रेवेन्यू से देगा। रेवेन्यू कौन देगा? पेजेंट्स। पेजेंट्स क्यों देंगे रेवेन्यू? एंड कब देंगे? जब पेजेंट्स खुश रहेंगे तभी तो देंगे, अदरवाइज वो तो बोल देंगे मैंने नहीं देना रेवेन्यू, जाओ जो करने कर लो। ठीक है, हाँ, ऐसा होता है। तो उसके बाद ये सब ऐसा कुछ सिस्टम था। आते हैं हमारे अबाउट दिल्ली सुल्तान्स पे। मैंने ऐबक के बारे में बताया कि जो गोरी थे
उन्होंने इन्वेड किया था इंडिया को। सो बेसिकली उन्होंने अपने एक स्लेव को छोड़ के गए थे वहाँ पे, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्होंने रूल भी किया, बट इनका जो ये स्लेव थे उसको छोड़ के गए थे, ठीक है। ये रूल करता है 1206 से लेकर के 1210 तक। इसके बारे में उतना दिया नहीं है आपके एनसीईआरटी में, सो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स। आपको जब मैं क्लास 12 का करवाऊँगी तो आपको उसमें सब चीज़ें मिल जाएंगी। सो इसकी मृत्यु कैसे होती है, जब ये आता है ना पावर पे, तो उसके सामने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी वो दिया नहीं है तो मैं डिटेल में नहीं करवा रही हूँ। ये कैसे मरता है, ये चौगान खेल रहा होता है। चौगान इज़ अ काइंड ऑफ पोलो, यू कैन से आज का पोलो। वो जो घोड़े से जाता है तो घोड़े से गिर के उसकी मौत हो जाती है। उसको भी कंट्रोवर्सी बना दिया इन लोगों ने। मतलब कहते लोग कि वो लोग कहते हैं ना कि ये कॉन्स्पिरेसी के थ्रू इसकी मौत हुई है। अब मेडिवल टाइम पे ना आपको यही सब देखने को मिलेगा कि ये मरा तो इसके पीछे इनका हाथ था, ये मरा तो उनके पीछे इनका हाथ था। तो यही सब देखने को मिलेगा मेडिवल इंडिया में, मेडिवल हिस्ट्री में बेसिकली। ऐबक के बाद आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश मतलब ये भी एफिशिएंट रूलर था। ऐसा नहीं कि इसने कुछ गलत काम किए थे, बहुत अच्छा काम किया था इसने भी। इल्तुतमिश ये था जिसने अपने कैपिटल को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया। एंड इल्तुतमिश ने सबसे ज़्यादा अपने टेरिटोरियल एक्सपेंसेस किए, एंड सबसे ज़्यादा उसने फोकस किया अपने लैंड पे। लैंड पे कैसे फोकस किया, जो उसका जो लैंड हुआ करता था ना, मान लो कि यहाँ आपका एक एरिया है, रुको मैं ऐसे समझाती हूँ। बेसिकली मान लो ये लैंड है, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। नॉट 4 पार्ट में डिवाइड नहीं करता था। मान लो बहुत बड़ा लैंड है ना, तो उसको बहुत उसी बेसिस पे उसको डिवाइड करना पड़ता था। तो ये जो डिवीज़न है ना लैंड का, उसको इसने बोला इक्ता, ठीक है। ये जितने भी डिवीज़न हुए हैं 1 2 3 4, उसको बोला इक्ता। एंड इसको गवर्न करने के लिए वहाँ पे कुछ ऑफिशियल्स को उसने अपॉइंट कर दिया, उसको बोला इक्तेदार, या फिर उसको मुक्ति भी कहा जाता था। ये जो मुक्ति हुआ करते थे, ये इनको कहा गया कि आप यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना, यहाँ का एरिया का, यहाँ का मेंटेनेंस देखो, गवर्नेंस देखो, आप रेवेन्यू कलेक्ट करना, रेवेन्यू में से आधा राजा को देना है, एंड उसी आधे में से उसी रेवेन्यू में से बेसिकली उन सोल्जर की भी पेमेंट दी जाती थी। तो दैट इज़ हाउ इसने लैंड एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस किया था, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ये इक्तेदार वाला जो सिस्टम था ना, जो ये गवर्नेंस कर रहे थे एरियाज़ का, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि ये जो पोस्ट हुआ करता था ना, वो हेरिडेटरी हो गया। कहने का ये मतलब है ना कि अगर बाप इक्तेदार है तो बेटा भी इक्तेदार ही बनेगा, फ़र्क नहीं पड़ता कितना नॉलेजेबल है, कुछ भी बनेगा इक्तेदारी। तो एंड फिर बाद में जाके ये लोग करप्ट भी हो जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। अच्छा, स्लेव्स के लिए एक पर्शियन में एक टर्म यूज़ होता है, बंदागन या फिर बंदगान आप कह सकते हो। आज के टाइम पे हम लोग कहते हैं ना बंदा बंदी कहते हैं ना, तो वही वाला है वो, बंदगान या फिर बंदागन आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये था उनका लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, किसका, इल्तुतमिश का। एक और सिग्निफिकेंस है स्लेवरी का। उस टाइम पे क्या होता था ना कि ऐसा बहुत लोग कहते नहीं है, ऐसा सबने देखा भी है, एंड बहुत सारे हिस्टोरियंस ने लिखा भी है। जो किंग हुआ करता था ना, वो अपने बच्चों से ज़्यादा अपने नौकरों पे विश्वास किया करता था, क्योंकि नौकर उसके ट्रस्टवर्दी हुआ करते थे। एंड नौकर भी कहते थे हाँ हाँ ठीक है, आप हमको राजा बनाइए, मीन्स नहीं, मतलब ऐसा नहीं कहते थे कि आप हमको राजा बनाइए, बट नौकर कहते थे कि हम आपके प्रति वफादार रहेंगे, लेकिन आपके बेटों के प्रति वफादार रहे ना रहे वो मुझे नहीं पता। कहने का ये मतलब है कि जब जो भी दिल्ली का सुल्तान है, उसने अपने नौकर को अपॉइंट किया किसी पोस्ट पे, तो वो जो जिस सुल्तान ने अपॉइंट किया है उसके लिए वो फेथफुल रहेगा, उसके लिए वो वफ़ादार रहेगा। लेकिन उस सुल्तान का जो बेटा आएगा ना, आगे सुल्तान जो बनेगा, उसके लिए वो वफ़ादार नहीं रहेगा। तो ये थोड़ा सा सेटबैक देखने को मिलता है, अजीब सा ट्रेंड है वहाँ का, ठीक है। एंड कभी कभी इन जो गुलाम हुआ करते थे ना, उनको फ्रीली इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाता था, क्या कह के कि आप आप इतना एम्पायर, इतने एरिया का आप यहाँ पे अपना खुद का एम्पायर बनाओ। इल्तुतमिश के बाद एक और राजा आता है, उसका बेटा ही होता है बेसिकली। जब इल्तुतमिश मरने वाला होता है ना, तो उसको समझ में नहीं आता कि वो किसको नेक्स्ट राजा बना के जाए, बिकॉज उसके जितने भी बेटे होते हैं ना, सबके सब नालायक होते हैं, इतने लायक नहीं होते कोई भी। वो खुद ही कहता है ऐसा, उसके इल्तुतमिश ने ऐसा खुद कहा है। सो उसको एक अपनी जो काबिलियत होती है ना राजा बनने की, वो अपनी बेटी में दिखती है, रज़िया में। एंड रज़िया वॉज द फर्स्ट वुमेन, क्योंकि इंडिया में सबसे पहली महिला शासक कौन थी, रज़िया सुल्तान, ठीक है। उस टाइम पे किसी वुमेन का राजा बनना, मीन्स रानी बनना, बहुत ही अपने में बहुत ही बड़ी बात थी उस टाइम पीरियड पे। एंड जब ये रज़िया सुल्तान आती है पावर के ऊपर ना, तो ये भी 4 साल रूल करती है। इसके बारे में मिन्हज सिराज ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। एंड इसने कॉइन्स भी इशू करवाया, इसने पर्दा प्रथा को बंद करवा दिया। ये आती थी अपने कोर्ट में बिना पर्दा किए, ठीक है। कॉइन्स वगैरह इशू करवाए, इसके बारे में भी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, मैं अभी इसके बारे में भी डिटेल में नहीं जाऊँगी। बस इसने भी अच्छा काम किया, बट इसको भी मार दिया जाता है,
किसने इसको भी मरवा दिया होता है, ठीक है। एंड वो जो रज़िया है ना, वो कहती है कि एक कश्मीर की रानी होती है जिसका नाम होता है दीदा, उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, ठीक है। एंड एक और रानी होती है जिनका नाम होता है रुद्रामती देवी, नॉट रुद्रामती देवी नहीं, रुद्रामा देवी, उनका ये नाम होता है, ठीक है। तो वो अपना इन दोनों को ना आइडल मानती हैं। एंड रुद्रामा देवी कौन थी? ये वारंगल जो डायनेस्टी, जो वारंगल एरिया है ना, वहाँ पे काकातिया डायनेस्टी थी, उनकी ये क्वीन थी। इन दोनों को वो अपना आइडल मानती थी रज़िया सुल्तान। एंड बहुत ही बेहतरीन रूलर थी, बट किसी को पसंद नहीं था ना। उस टाइम के जो एलीट क्लास के लोग हुआ करते थे, वो लोग सोचते थे एक लड़की हमारे पे रूल करेगी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो लोग अपनी बेइज्जती मानते थे एंड उसको कोई पसंद नहीं करता था, तो उसको एक कॉन्स्पिरेसी में फंसा के उसको मार दिया जाता है, मतलब मरवा दिया जाता है बेसिकली। एंड उसके बाद आते हैं बलबन। एंड ये जो दीदा वर्ड है ना, दीदा वहीं से निकला है, दीदी एल्डर सिस्टर, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, ये मेरी बुक, जो मेरे पास जो हिस्ट्री की बुक है, मैंने उस पर मार्क किया था। ये जो फिरोज़ाबाद है ना, वहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने एक फोर्ट बनवाया था। अभी 2021 में उसका नेम चेंज किया गया था। अगर आपको पता हो उसका नेम क्या है अभी इस टाइम पीरियड में, मुझे कमेंट के अंदर बताओ। फिरोज़ाबाद में ये फिरोज शाह तुगलक के नाम पे ही पड़ा है, वैसे ही सीरी अलाउद्दीन खिलजी के नाम पे। एंड जहाँ पना किसने नाम रखा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो इंडेक्स तो नहीं है कि वैसे ये जो पिक्चर है आपकी बुक में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। एंड आपको ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा रटाफिकेशन वाला काम है, बट करना ज़रूरी है बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है। यूपीएससी में तो ऐसा डेट कभी पूछता नहीं है, बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीसीएस, स्टेट पीसीएस वगैरह, तो उसमें पूछ सकता है, ओके। क्रोनोलॉजी समझ के चलना। एंड अब चलते हैं अपने फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसकी फाउंडेशन किसने रखी? बलबन। माना कि दिल्ली सल्तनत की जो नींव डाली थी वो गोरी ने डाली थी, ठीक है। नॉट नींव तो नहीं डाली थी, बट हाँ स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। गोरी ने इन्वेट किया, ऐबक आया, इल्तुतमिश आया, रज़िया आई, सबको मरवा दिया इसने, ठीक है। उसके बाद जब रज़िया के बाद बलबन आया, किसने मरवा दिया? बलबन ने नहीं मरवाया था सबको, वो तो बहुत सारे, इसने भी बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं और बहुत अच्छे अच्छे कांड भी किए हैं इसने। मैं कह रही हूँ ना, जब क्लास 12 की एनसीईआरटी करवाऊंगी तो वहाँ पे बहुत ही डिटेल में एक एक स्टोरी मैं बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे भी आपके बुक में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है इसके बारे में, ना बलबन के बारे में दिया है, ना और लोगों के बारे में दिया है, छोटे छोटे पॉइंट्स में दिया है, तो आई एम टेलिंग यू दैट। सो अगर बात करते हैं एक्सपेंशन की ना, तो इल्तुतमिश ने भी किया था अच्छा खासा, रज़िया ने भी। वो तो बेचारी मतलब कुछ कर ही नहीं पाई ना, एक तो वो थी वुमेन, उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी थे कि वो वुमेन थी। उसके बाद वो लोगों पे रूल करी जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, तो एलीट क्लास वालों ने मिलके एंड बहुत सारे लोगों ने मिलकर उसको मार डाला, मीन्स बनवा दिया, ठीक है। उसके बाद आता है बलबन। तो ये जो एक्सपेंशन वाली जो पॉलिसी है ना, उसकी फाउंडेशन बलबन ने डाली थी। क्यों? क्योंकि जो इन सब के बाद जब बलबन का जब रूल है ना, तो उसने बहुत बेहतरीन तरीके से, उसने बहुत ही अच्छा एफिशिएंट तरीके से ना उसने अपने एरियाज़ को एक्सपैंड किया है। एंड अलाउद्दीन खिलजी और भी ज़्यादा कैप्चर कर लिया, मोहम्मद बिन तुगलक और भी ज़्यादा पॉलिटिकल पावर ले लिया। तो ये जो कैप्चरिंग वाला जो सिस्टम होता है ना, इनका 2 फेज़ में होता है। फेज़ 1 का क्या होता है? ये लोग इंटरनल फ्रंटियर सेट करते हैं, कहने का मतलब ये ना कि कैंपेन्स वगैरह चलाते हैं। एंड ये लोग इंटरनल फ्रंटियर कहने का मतलब है ये रहा दिल्ली। इंटरनल फ्रंटियर कहने का मतलब कि जो यहाँ से दिल्ली से रूल कर रहे हैं, पहले आसपास वाले एरिया को कंट्रोल में लाएंगे, ठीक है। उसके बाद में एक्सटर्नल फ्रंटियर तक आते आते अलाउद्दीन खिलजी पावर पे था, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी पावर पे थी। तो जब अलाउद्दीन खिलजी आता है ना, तो वो साउथ की तरफ ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कंट्रोल में है ही ना, दैट इज़ वाई वो साउथ की तरफ काफ़ी फोकस करता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। ऐसा कुछ होता है। स्लेव डायनेस्टी कब ये मतलब टॉपल करती है, नॉट टॉपल नहीं करती है, मतलब कब ये अपना एक्सपेंशन करती है? तो 1206 से लेकर के 1290 तक। 1206 में कौन था? ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया एंड बलबन। सबके टाइम पीरियड के टाइम पे बलबन के टाइम पीरियड के दौरान पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ है। फिर उसके बाद में जो खिलजी डायनेस्टी आया ना एंड तुगलक डायनेस्टी, तो उन लोगों ने और भी ज़्यादा एक्सपेंड किया। फिर उसके बाद में लोधी डायनेस्टी आएगा। लोधी डायनेस्टी फाइनली 1526 तक रहता है एंड 1526 में बाबर डिफीट कर देते हैं इब्राहिम लोदी को, तो वो कम्प्लीटली डिक्लाइन हो जाता है किसका? लोधी डायनेस्टी का। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने ना काफ़ी ऐसा नहीं कि बस इतने ही एरिया को नहीं ऑक्यूपाई किया था, बहुत सारे एरियाज़ को ऑक्यूपाई किया था, बट यहाँ पे कुछ मेन दे रखा है। वो सबसे पहले गुजरात को ऑक्यूपाई करना चाहता था। क्यों? अपने लोगों में से किसी ने वो मूवी देखी है पद्मावत? वही वाला अलाउद्दीन खिलजी हैं। बट वहाँ पे कभी किसी मूवी को हिस्ट्री से रिलेट मत करना, बिकॉज वहाँ पे डू यू नो अबाउट अतिशयोक्ति अलंकार, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के एकदम दिखाना, ठीक है। तो वो मूवीज़ में यही सब होता है, इतना वो लोग बढ़ा चढ़ा देते हैं ना कि समझ में नहीं आता हमारी हिस्ट्री चली कहाँ गई। तो कभी अपने हिस्ट्री को मूवी से रिलेट मत करना। एंड
फोकस ऑन योर स्टडीज़। एंड जैसा उस मूवी में दिखाया गया है, लाइक एक रानी के पीछे इतना वो पागल हो गया था, ऐसा कुछ नहीं था। ये ऑफ कोर्स वो रानी से मिलने गया था, बट ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि बहुत सारे सोर्सेस से पता चलता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, बहुत ही बेस्टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर था। उसके टाइम पीरियड के दौरान में ना इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं, तो अगर वो रानी के पीछे पागल होता ना तो ऐसा मतलब ऐसा वो कुछ हुआ ही नहीं होता। बट बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं उसके टाइम पीरियड के दौरान पे, उसके रेन के टाइम पीरियड पे। मैं भी क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो उसको गुजरात वाला जो एरिया है वो कैप्चर करना था। क्यों? क्योंकि गुजरात में बहुत सारी जो कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो गुजरात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। उसके बाद ये चित्तौड़, रणथंभौर, कारा, यादवा, मदुरई, थंजावुर या फिर तंजौर आप कह सकते हो। ज़रा कमेंट में बताओ कि तंजावुर या फिर तंजौर, आप जो भी बोलना है बोलो, वो क्यों स्पेशल था, कब पॉपुलर था, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स वारंगल, आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैप दिखाया गया है ना, वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का है। उसने कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे कब कब क्या ऑक्यूपाई किया, ठीक है। अच्छा, इतना सब ऑक्यूपाई करने के लिए ना अलाउद्दीन खिलजी के पास क्या चाहिए, मतलब किसके हेल्प से किया होगा इतना एक्सपेंड जो किया उसने, किसके हेल्प से किया? ऑफ कोर्स आर्मी की हेल्प से किया, आर्मी की हेल्प से किया। एंड वो बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। जब वो आया अलाउद्दीन खिलजी ना, तो उसने सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स किए। मतलब रिफॉर्म्स तो उसने बहुत सारे किए, बट सी लैंड में क्या किया ना, जो इल्तुतमिश ने जो पहले इक्तेदार वाला सिस्टम चलाया था ना, इक्ता वाला, उसने इसको कम्प्लीटली बैन कर दिया। उसने बोला कि नहीं, ये सही नहीं है, ठीक है। एंड ये पहला ऐसा राजा था जो लैंड को नापता वापता था, ज़मीन को उसको क्लासीफाई करता था, उसके बाद उससे रेवेन्यू इकट्ठा करता था। मतलब अगर कोई मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहा है तो उससे ज़्यादा पैसा लेगा, अगर मतलब जिसकी जितनी क्रॉप हो रही है उसके अकॉर्डिंग पैसे लेता था। ऐसा नहीं कि जिसकी कम हो रही है वो तो तुम भी पैसा दो, जिसकी ज़्यादा हो रही है तुम भी पैसा दो, ऐसा वाला नहीं था। तो अच्छा राजा था ये अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। एंड यू विल सी कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी बहुत ही कमाल का था। इनको पता था कि रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आएगी, मार्केट से आएगी, ट्रेड एंड कॉमर्स से आएगी। तो उन्होंने ना कंट्रोल करके रखा हुआ था। कंट्रोल मतलब एकदम वो वाला कंट्रोल नहीं कि पब्लिक जनता नाराज़ हो जाए, वो वाला कंट्रोल नहीं, अच्छे से कंट्रोल किया था, ठीक है, ताकि वो लोग भी खुश रहें, हम भी खुश रहें, हमारा काम भी हो जाए, ठीक है। तो एंड अच्छा, आर्मी कब आएगी? जब उनको सैलरीज दोगे। सैलरीज कहाँ से आएंगे? रेवेन्यू से। रेवेन्यू कहाँ से आ रही है? पेजेंट से आएंगी, ठीक है। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी थे ना, इन्होंने सैलरीज को कैश में देना शुरू किया, ठीक है। सोचो कितना डेवलपमेंट हुआ था इनके टाइम पे। इन्होंने सैलरीज है ना आर्मी को, इन्होंने कैश में देना इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। जो प्राइस, जो कमोडिटीज़ है ना, उनके प्राइस पे रेस्ट्रिक्शन लगाए थे, ठीक है। मिलिट्री कैंपेन्स भी हुआ करते थे। एंड अच्छा, जो इनके जो स्लेव्स हुआ करते थे ना, उनके बीच में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट हुआ करती थी, उनके एंड उनके जो बेटे हुआ करते थे। कोई भी राजा हुआ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली अलाउद्दीन खिलजी, बट कोई भी राजा हुआ ना, उनके बेटे में एंड जो उनके जो नौकर हुआ करते थे उसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। कई बार तो आपको ये देखने को मिलेगा जब आप क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़ोगे तब, कि जब नौकर जब पावर पे आता है ना तो उसको बेटे को मार के आना पड़ता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, क्योंकि जो राजा होता है ना वो अपॉइंट करता है स्लेव को, बेटा मानता नहीं है, राजा मर चुका होता है तो बेटे को एंड स्लेव को लड़ाई करनी पड़ती है। तो ये ना एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है सन्स एंड स्लेव्स के बीच में। अब जब तुगलक साहब आते हैं ना, मोहम्मद बिन तुगलक, वो क्या करते हैं? एक तो उनको पागल राजा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं अभी बाद में बताऊँगी लास्ट में, ठीक है। वो जो ये दिल्ली टू दौलताबाद वाला सिस्टम है ना, वो यही किया करते थे, मोहम्मद बिन तुगलक। खैर ये भी उतने बुरे नहीं थे जितना लोग इनको ऐसे बताते हैं, इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उतने बुरे भी नहीं थे, ठीक है। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अच्छा, तुगलक जब आएंगे तो ये कॉमन मैन को भी अपॉइंट करना शुरू कर देंगे। तो पहले बेटे और नौकर में लड़ाई हुआ करती थी, अब कॉमन मैन और जो ये नौकर हुआ करते थे उनमें भी लड़ाई होती थी। कभी कभी बेटा भी बीच में आ गया, तो वो एक ट्रायंगल टाइप का क्रिएट होता था कि किसको मारे, कौन पावर पे बैठेगा। तो जो जीतता था वो ही पावर पे बैठता था। टैक्सेशन क्या था अलाउद्दीन खिलजी का? इनको पता था कि हमको टैक्स कहाँ कहाँ से मिलने वाले हैं। सो पीजेंट से लेते ही थे, हाउसेस से भी लेते थे। आप कहते थे कि आप ज़मीन पे रह रहे हो, आप रहने का मुझे रेंट दो, फोर्स करके नहीं, बहुत प्यार से एकदम, ठीक है। कल्टीवेशन, जो कल्टीवेट हुआ करता था अनाज वगैरह, उसका भी टैक्स लेते थे। अच्छा, जो टैक्सेशन था ना, जो कल्टीवेशन का जो टैक्स लेते थे उनको खर्च कह के जानते थे। खर्च या फिर खर्च आप कह सकते हो, जो भी, खर्च और खर्च, ओके। आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक पे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ओके। अगर अलाउद्दीन खिलजी के बाद में किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन है एक्सपेंशन में दिल्ली सल्तनत के, तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। ये पता है इसके में क्या प्रॉब्लम था? इसके में ये प्रॉब्लम था ना कि ये बहुत ही इम्पेशेंट था। मतलब पेशेंस नाम की चीज़ ही नहीं है अंदर। ऐसा नहीं था कि इसने जो रिफॉर्म किए वो ख़राब रिफॉर्म नहीं थे, बहुत बेहतरीन रिफॉर्म थे, लेकिन
इसके अंदर ना पेशेंस नहीं था। इसको चाहिए था कि अगर मैं आज कुछ कर रहा हूँ तो मुझे इसका रिजल्ट तुरंत ही देखने को मिले। आइदर आप कह सकते हो मुझे उसका जो रिजल्ट है वो 2 दिन या फिर 1-2 दिन के अंदर देखने को मिल जाए, इतना इम्पेशेंट था। इसके रिफॉर्म्स ख़राब नहीं थे, इसके रिफॉर्म्स सारे एक से एक थे, बहुत ही बेहतरीन थे, बट वो सारे लॉन्ग टर्म यूज़ में आए। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आप देखोगे जब मुगल्स वगैरह आएंगे तो इसके रिफॉर्म्स के बेसिस पे ही बहुत सारी एक्सपेंशन वो भी करेंगे, बहुत सारी जो बेनिफिट होगी इसके रिफॉर्म्स की वजह से ही होगी। ठीक है, तो इसने क्या किया कि कॉमन मैन को भी अपॉइंट किया हायर पोस्ट के लिए। एक ज़ियाउद्दीन बरानी है, उसने कहा है कि लॉस ऑफ पैट्रोनेज, एक टर्म यूज़ किया है लॉस ऑफ पैट्रोनेज, कि जब इन्होंने कॉमन मैन को जब गद्दी पे बैठाया पावर की, तो ये एलीट क्लास वालों को पसंद नहीं आएगी। एंड ऑब्वियस सी बात है, कॉमन मैन कितना भी राजा बन रहेगा, कॉमन मैन नहीं आया तो वो बहुत ही एकदम वो रेडिकल हो जाएगा, वो लिबरल थॉट नहीं रहेंगे उसके अंदर। ठीक है, बहुत ही रेडिकल थॉट आ जाएंगे, या फिर बहुत ही एक होता है ना कि एक्सट्रीम, मतलब कम्युनिज्म वाले थॉट, कम्युनिज्म तो नहीं कह सकते उसको, यहाँ पे कम्युनिज्म वर्ड यूज़ करना बेकार हो जाएगा, बट आप सोचो अगर आप एक बिना पढ़े लिखे इंसान को पीएम बना दो तो वो क्या करेगा। ठीक है, तो वो सिस्टम था। एंड वो कुछ जो अच्छे अच्छे लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मान लो कि किसी अनपढ़ को किसी ने पीएम बना दिया, उसको कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, एटलीस्ट बहुत कम लोग हुआ करते थे जिनको पता होता था, बट तुगलक ने क्या किया ना, जितने भी कॉमन मैन थे सब के सबको अपॉइंट करना शुरू कर दिया, बिना ये जाने कि कौन पढ़ा लिखा है कौन नहीं, किसने में कितनी एबिलिटी है कितने में कितनी नहीं। तो इससे एलीट क्लास वाले जो लोग थे ना वो नाराज़ हो गए। एंड इस वजह से जो ज़ियाउद्दीन बरानी है, जिसके बारे में मैंने बहुत पहले डिस्कस कर चुकी हूँ मैं, उसने एक टर्म यूज़ किया है लॉस ऑफ पैट्रोनेज। ठीक है, एंड इसने अभी मैंने बताया कि बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, बट वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल थे। जो तैमूर इंडिया पे जो आक्रमण करता है वो तुगलक के टाइम पीरियड पे ही करता है। ठीक है, लूट वूट के जाता है। एक चीज़ बताओ मुझे, इतनी बड़ी आर्मी तुगलक की भी थी, इतनी बड़ी आर्मी अपने अलाउद्दीन खिलजी की भी थी, तो क्या डिफरेंस था तुगलक एंड अलाउद्दीन खिलजी में? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। एंड अभी शायद आप लोग को इसका आंसर पता भी ना चले, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो जितना दी गई मैं उतना बता रही हूँ, मैं उतना करवा रही हूँ। ठीक है, तो दोनों के पास आर्मी बड़ी होने के बाद भी क्या रीज़न थी दोनों में, कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उन्होंने उसके रेन के टाइम पीरियड पे जब मंगोल्स का अटैक हुआ तो उसने कंट्रोल कर लिया, बट तुगलक के टाइम पीरियड पे जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया तो ये कंट्रोल नहीं कर पाया। ठीक है, एंड तैमूर के इन्वेजन की वजह से आप देखोगे ना कि तुगलक डायनेस्टी कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गई। एंड उसके बाद ही जो तैमूर होता है वो अपना एक सेनापति छोड़ के जाता है, एंड वो आगे जा कर के वो लोधी डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट करता है। ठीक है, ये ऐसी कुछ कहानी चलती हैं इन लोगों की। लोधी नहीं, सॉरी, सैयद डायनेस्टी का वो एस्टैब्लिशमेंट करता है। इसके जो वो सेनापति छोड़ के गया था उसका नाम क्या था? खिज़र खान नाम था उसका। ठीक है, उसको छोड़ के जाता है, एंड उसके बाद अपने मुगल्स वगैरह आएंगे, वो सब आगे वाले चैप्टर्स में हमको पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग बात सुनो। जो ये मंगोल्स इंडिया पे आक्रमण वगैरह किए थे ना, तो ऐसा नहीं था कि ये पहली बार किए थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे, वो करना बहुत पहले से चाहते थे, बट इल्तुतमिश इतना मतलब एफिशिएंट रूलर था ना कि उसने कंट्रोल किया, अलाउद्दीन खिलजी ने भी कंट्रोल किया, तुगलक नहीं कर पाया तैमूर लंग को। ऐसा क्यों? ठीक है, तो रीजंस वो तो बहुत सारे हैं, विल टेल यू लेटर। एंड सैलरीज़ की बात मैंने बताई दी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, वो कैश में प्रोवाइड किया करता था सैलरीज़। ठीक है, एंड यू विल सी कि जो अलाउद्दीन खिलजी था ना वो काफ़ी डिफेंसिव था, एंड उसके अपोजिट था मोहम्मद बिन तुगलक, उसको वो ना बहुत ही ऑफेंसिव था। अच्छा, इसको पागल राजा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक टाइम था जब इसने अपने कॉइन्स को इशू करवाए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा था, अलाउद्दीन खिलजी एंड ये क्या नाम है इसका, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में डिफरेंस पता करना, दोनों ही बहुत अच्छे रूलर थे, बट इसमें थोड़ी सी पेशेंस की, थोड़ी सी नहीं बहुत सख्त कमी थी इसमें पेशेंस की। ठीक है, किसमें? मोहम्मद बिन तुगलक में। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है ना कि जब वो पावर पे आता है तो बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर के आता है, अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स होते हैं, बट उतने वो एकदम जल्दी स्मॉल टाइम पे, शॉर्ट टाइम पे वो बेनिफिशियल वाले नहीं होते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम पे होते हैं। तो क्या होता है ना कि एक टाइम पे ये ना अपने कॉइन्स को इशू करवाता है। तो कहने का ये मतलब है कि पहले सिल्वर कॉइन्स वगैरह चलती थी, राइट? तो सिल्वर कॉइन्स वगैरह चलती थी। सो अगर यहाँ पे कोई पेन है, सपोज दैट, एक सेकेंड, सपोज दैट ना यहाँ पे कोई पेन है, मान लो ये पेन है। ठीक है, तो सिल्वर ज़्यादा मोटा हो गया पेन, खैर कोई बात नहीं। मान लो एक बॉक्स है, तो अगर ये बॉक्स 1 रुपये में सिल्वर कॉइन्स जब चलती थी, तो मान लेते हैं ये वाला जो बॉक्स है वो 1 सिल्वर में 1 बॉक्स मिलते थे। ठीक है, एंड जो कॉपर कॉइन्स जो होती थी वो 10 कॉपर कॉइन्स में 1 सिल्वर बॉक्स मिलते थे। तो तुगलक ने ये कर दिया कि
कॉपर को और जो सिल्वर को दोनों की जो वैल्यू थी ना वो सेम सेम कर दी। तो कॉपर में कुछ करना नहीं होता था, कॉपर वैसे इजीली अवेलेबल था एंड सील्स वगैरह बस लगा दिया जाता था उस पर। जो ये तुगलक जो आए थे डायनेस्टी वाले, जो तुगलक डायनेस्टी थे, उनकी जो सील्स लगा दिया करते थे एंड वो बहुत ही ईजिली अवेलेबल था। इससे हो गया इन्फ्लेशन, बहुत सारी वहाँ पे एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गई। एंड उसके बाद इसने क्या किया, एक तो ये वाला रीज़न था, ठीक है। उसके बाद इसने अपनी जो कैपिटल थी वो दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट किया तो किया, इसको अपने इंपॉर्टेंट रूलर्स को लेके जाना चाहिए ना दौलताबाद की। चलो ठीक है, हम अपना कैपिटल शिफ्ट करें। शिफ्ट तो इल्तुतमिश ने भी किया था लाहौर टू दिल्ली, तो उसने तो सबको नहीं लेके गया ना। लेकिन ये क्या किया, ये पूरे बोला कि सारे दिल्ली वाले दौलताबाद जाके रहेंगे, ठीक है। तो ये लोग जब गए, लोग एक तो कुछ लोग अपने जो जहाँ पे रहते हैं लोग वो एरिया को छोड़ना नहीं चाहते थे लोग, क्योंकि यार बचपन से रहे हैं, कौन छोड़ना चाहेगा, वहाँ पे उनके एंसेस्टर्स रहे हैं, कौन छोड़ना चाहेगा। बट स्टिल राजा का ऑर्डर है तो सब लोग गए लोग वहाँ पे। आधे लोग जाते उनकी जाने में किसी का एक्सीडेंट से डेथ हो गया, कोई ऐसे भूखा पैसा मर गया, ठीक है, बहुत सारे लॉसेस हुए। फिर जब वो दौलताबाद पहुँचा तो फिर सोचा यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो सोचो वो उसका तो वो विज़न नहीं था कि वो लॉन्ग टर्म में कुछ चीज़ें देख सके, ठीक है। उसके बाद फिर वो कहता है नहीं नहीं दिल्ली चलो, फिर दिल्ली आता है। फिर ऐसे दिल्ली तो टू दौलताबाद, इसलिए ये कहावत कहा गया है कि तुगलक मत बनो, अपने आप पे ज़रा फोकस करो। दैट इज़ वाई ये कहावत कहा गया। तो यहाँ पे ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो पसंद आया होगा, ठीक है। कैसा लगा कमेंट में बताना। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे अहेड।